तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 17 का। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, सोनिक बूम के बारे में पढ़े थे। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम जो होता है वो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि सुपरसोनिक क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ सुपरसोनिक। ठीक है, तो सुपरसोनिक वो एक स्पीड है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलता है तो वो जो है वो एक शॉक वेव क्रिएट करता है, जिसके कारण एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और प्रेशर वेव बनाता है। ठीक है, जिसके कारण वो जो है वो एक बूम का साउंड निकालता है। ठीक है, एक एक्सप्लोसिव जैसा साउंड निकालता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं, उसी बूम की आवाज़ को। ठीक है, तो सोनिक बूम क्या होता है? तो सोनिक बूम इज़ अ साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन का एक साउंड है। ठीक है, डैट इज़ अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विथ अ सुपरसोनिक स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है तब ये ऐसा होता है, सोनिक बूम का आवाज़ निकलता है। ठीक है, तब अब जो है वो हम लोग देख लेते हैं ये वाला थोड़ा सा जो है, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये वाले लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, in the rainy season the flash of lightning is seen first। ठीक है, जो फ्लश ऑफ लाइटनिंग जो होता है, ठीक है, लाइटनिंग का जो चमक होता है वो सबसे पहले दिखता है। एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, और साउंड ऑफ थंडर जो होता है वो कुछ देर के बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों? ठीक है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इस आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इज़ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो यही इसका रीज़न है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर में। इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट के बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण होता है, एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नियरली, ये भी लिख देंगे आंसर में कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन के साथ कराते जा रहे हैं। ठीक है, कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट्स तो है ही, ठीक है, नोट्स तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन क्वेश्चन को भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इज़ नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, वेयर एज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नियरली 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है। डैट इज़ वाई लाइटिंग सीन फर्स्ट, इस कारण जो है वो लाइटिंग पहले दिखाई देता है। एंड द साउंड ऑफ थंडर इज़ हियर अ लिटिल लेटर, और साउंड ऑफ थंडर जो होता है वो कुछ देर के बाद सुनाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इन द केस ऑफ इन द गेमिंग क्रिकेट, ठीक है, इन द गेम ऑफ क्रिकेट के गेम में क्या होता है, द बॉल इज सीम टू हिट द बैट्समैन। ठीक है, फर्स्ट मतलब कि बैट्समैन जो होता है वो बॉल को पहले ही मार देता है, वो हम लोग को जो है ना वो हिटिंग का साउंड, जो टक का जो साउंड सुनाई देता है वो क्या होता है, बाद में सुनाई देता है। ठीक है, हियर अ लिटिल लेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि बैट्समैन जो होता है वो बॉल को हिट कर दिया है, तो ये तो हम लोग देखें ना, तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट है कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के कारण पहले ही देख लेते हैं कि बैट्समैन हिट कर दिया है बॉल को, लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, 2-3 सेकंड के बाद क्या होता है, फिर हम लोग को टिक का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है, थोड़ा क्या बहुत स्लो ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो रीज़न वही लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द इट इज़ ड्यू टू द सेम आंसर, ये इसका भी वही होगा, सेम आंसर होगा। तो ये आपको होमवर्क भी रहेगा कि आप इसी आंसर को क्या करोगे, मतलब कि रिपीट करना। ठीक है, आंसर सेम है, इसलिए क्या होगा, इसका भी सेम ही आंसर होगा। इफ इट इज ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, वेयर एज द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, सो दैट इज वाई द बॉल इज सीन टू हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ हिटिंग is here a little later। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 में है, इफ़ अ गन इज़ फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर गन को किसी डिस्टेंस से फायर किया गया तो वी सी द फ्लश ऑफ गन फर्स्ट, मतलब कि गन को चलाने का जो चिंगारी दिखाई देता है वो पहले हम लोग को दिखाई दे देता है, और जो गन का जो आवाज़ होता है, ठीक है, मतलब कि बुलेट के निकलने का जो आवाज़ होता है वो क्या होता है, हमको बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसका वही सेम रीज़न है कि क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है इज़ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, वही फिर रीज़न लिख देना कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वेयर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है इसलिए क्या होता है, that's why we can see the flash of gun first and the sound of gun shot, जो गन शॉट की जो आवाज़ होती है इज़ हियर अ लिटिल लेटर। इसका भी सेम रीज़न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ये देख लेते हैं। आप यहाँ पर क्या है, इफ़ अ थंडर इज़ हियर बाय अ मैन 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग। ठीक है, मतलब कि थंडर जो होता है वो 4 सेकंड के बाद देखा जाता है, लाइटनिंग के 4 सेकंड के
बाद देखा गया है, ठीक है। सीन हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोला ये है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फार्मूला का यूज़ नहीं हो रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आसान ही हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द थंडर इज हियर्ड बाय अ मैन 4 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, थंडर जो होता है वो थंडर जो होता है वो सुनाई देता है आफ्टर द बाय अ मैन 4 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग के 4 सेकंड बाद। तो देखिए टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है मेरा 4 सेकंड, ठीक है, लाइटनिंग के 4 सेकंड बाद, ठीक है। हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, ठीक है, लाइटनिंग इंसान से कितना दूर है। अब देखिए कहीं थंडरिंग हुआ है, ठीक है, बादल है ये, ठीक है। तो बादल है, इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई इंसान है, उसको क्या होता है, उसको क्या है, इफ़ अ थंडर इज हियर्ड बाय अ मैन 4 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग। अब इसको 4 सेकंड के बाद सुनाई देता है, क्या करता है इसको, अब ये लाइटनिंग हुआ होगा, बिजली कड़का होगा, ठीक है। तो बिजली जब कड़का होगा तो यहाँ पर इसको 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया, मतलब कि साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकंड लगा है। ये देखिए, ये जैसे कि साउंड वेव है, ठीक है। तो साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगा है टाइम, 4 सेकंड लगा है, ठीक है। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, इंसान से लाइटनिंग कितना ऊपर हुआ है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको टाइम दिया हुआ है। अच्छा, ये लाइटनिंग हुआ है तो किस में हुआ है, एयर में, ठीक है। तो और एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में 344 या 343 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें, 344 लिख देते हैं, 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड भी हमको पता है, टाइम भी पता है कि टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड। तो क्या हमको यहाँ से यहाँ तक, देखिए साउंड यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड लगा है, ठीक है न। और फिर स्पीड भी हमको तो पता ही है, दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हमको पता है ना कि स्पीड ऑफ साउंड होता कितना है, 344 मीटर पर सेकंड। हमको क्या बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कि इंसान से कितना ऊपर हुआ है लाइटिंग। तो बस वही लिखा लेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना, मतलब कि वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो इज इक्वल टू वेलोसिटी मेरा कितना है 344 इंटू टाइम कितना है मेरा 4 सेकंड, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का 6 7 मेरा 1 16 17 7 मेरा 1 12 13, ठीक है, 1376, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, पता चल गया। मतलब कि देयरफॉर लाइटिंग इज अबाउट 1372 मीटर फ्रॉम द 1372 मीटर फ्रॉम द मैन, ठीक है। देखिए ये 1376 आया क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड 344 लिख दिए हैं, ठीक है। 343 भी होता है, तो अब कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कि उसी के अराउंड होता है साउंड, ठीक है, का स्पीड एयर में 343 या 344 कभी कभी वैरी कर जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप 344 लिख दो या 343 लिख दो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ एनसीईआरटी का और कुछ क्वेश्चन। साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स, ठीक है। साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 किलो हर्ट्स है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 किलो हर्ट्स लिखा हुआ है। देखो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 2 किलो हर्ट्स, ठीक है। अच्छा, 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है ना, 1000 मीटर, हम लोग जानते हैं ना 1 किलो में 1000 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर नहीं हर्ट्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किलो को हटा करके 1 किलो में 1000 हर्ट, 1 किलो में 1000 होता है ना, मीटर होता है ना। तो उसी तरीके से 1 किलो में 1000 हर्ट्स होता है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को पता ही है, दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, 2 किलो हर्ट्स है। एंड द वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। देखिए लैम्डा भी दिया हुआ है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हमका यूनिट क्या होता है, मेरा हमारा यूनिट होता है मीटर होता है, मतलब कि 35 बाई सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड और डेसिमल लगा देंगे तो 0.35 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब कि वेवलेंथ भी पता है हमको। और क्या पता है, वेयर द वेवलेंथ इज इतना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बराबर 1.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, डिस्टेंस दे दिया 105 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 2 किलो हर्ट्स था, तो इसको 1 किलो में 1000 हर्ट्स होता है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 हर्ट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ भी दे दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल
1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग मतलब कि टाइम पूछ रहा है यहाँ पर कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट। बात समझ में आया? देखिए क्वेश्चन समझिएगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बन भी जाएगा। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स। देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है 2 किलो हर्ट्स। अब देखिए किलो हर्ट्स लिखा है, सिर्फ हर्ट्स नहीं लिखा, किलो। ये तो 1 किलो में 1000 होता है, तो 2 किलो में क्या हो जाएगा 2000 हर्ट्स, ठीक है। एंड वेवलेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से किस में चेंज कर दिए, मीटर में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली टाइम नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, कि पढ़ करके क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली नहीं लिखा टाइम में। अब जैसे कि कोई अगर किसी को अगर प्रैक्टिस नहीं होगा या कोई क्वेश्चन नहीं बनाया होगा तो हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं है बात, ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हो सकता है फिर भी नहीं बने किसी से, ठीक है। कुछ लोगों से नहीं बन सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर डायरेक्टली टाइम लिखा नहीं है, तो वो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब बता रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा, हाउ लॉन्ग, कितना लगेगा, तो कितना क्या, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम हम लोग को यहाँ पर निकालना है। अच्छा देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या चीज़ में लिखा हुआ है, किलोमीटर में, और ये देखिए हम वेवलेंथ किस में लिखे हैं, मीटर में, तो इसको भी हम लोग क्या चीज़ में कर देंगे, मीटर में कर देंगे, है ना। मीटर में, एक मिनट, इसको बाद में करते हैं मीटर में। सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है कि साउंड का स्पीड हमको यहाँ पर पता है, साउंड का नहीं पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साउंड का स्पीड जो होता है वो अब डायरेक्टली हम लोग 343 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल भी नहीं रहा कि एयर है कि या वाटर है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। साउंड विल फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज, हाँ। तो देखिए यहाँ पर एयर, वाटर या सॉलिड इसका कुछ जिक्र ही नहीं किया, तो हम खुद से कैसे लिख दें कि एयर है या वाटर है या सॉलिड है, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ से नहीं लिखेंगे। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी और अगर वेवलेंथ दिखा हुआ है तो क्या यहाँ पर से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा एफ, ये वाला पढ़े हो, वही वाला जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। डिस्प्लेसमेंट के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, वेवलेंथ, और टाइम के जगह पर क्या लिख देते हैं, टाइम पीरियड। अब क्योंकि नीचे में 1/t था तो ऊपर में कर दिया क्या हो गया, एफ हो गया। बात समझ में आया? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हुए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैम्डा दिया हुआ है हमारा कितना 0.35, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है मेरा 2000 हर्ट्स, ठीक है। अब इसको 100 आ गया नीचे में, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 35 × 2, तो कितना हो जाएगा 700, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 700 मीटर पर सेकेंड ये हो गया मेरा स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ये कितना, ये स्पीड ऑफ क्या है, साउंड, मतलब साउंड वेव का स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड वेव पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कि कितना वेव डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ वेव हमको पता है कितना है, 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता है कितना 1.5 किलोमीटर, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1.5 × 1000, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो गया 1500, ठीक है, मतलब 1500, तो 1500, और टाइम हमको निकालना है, यही तो पूछ रहा था ना, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए कहाँ चल जाएगा, टाइम चल गया ऊपर, और 1500 और 700 कहाँ गया मेरा, नीचे आ गया, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 14 1 15, और कितना हो जाएगा 7, तो 2.14 आ गया समथिंग, कितना आ गया 2.14 सेकंड, ठीक है। इतना आ गया मेरा टाइम, और टाइम ही निकालना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ पर। चलिए देखिए एक यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लॉर्डनेस और पिच, ठीक है। लॉर्डनेस और पिच को कौन सा वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो लॉर्डनेस इज डिटरमाइन, किससे डिटरमाइंड होता है, एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड से पता चलता है ना लॉर्डनेस, ठीक है। और पिच किससे पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से, तो वही लिखे हैं, लॉर्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव एंड पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। आपको पता है ना कि एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाएगा तो लॉर्डनेस भी बढ़ जाता है, मतलब कि एम्पलीट्यूड कितना किस पे डिपेंड करता है, लॉर्डनेस पे, ये लॉर्डनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर आपको पिच है
तो पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा पिच उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे कि गर्ल्स का जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए उन लोग का पिच भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा श्रिल होता है आवाज़, ठीक है, मतलब कि शार्प होता है ना। तो ये गेस विच साउंड हैज़ हायर पिच, गिटार और अ कार हॉर्न, ठीक है, किसका ज़्यादा पिच होगा, गिटार या कार हॉर्न का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो गिटार का जो होता है वो पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए कार का आवाज़ का हॉर्न जो होता है ना वो थोड़ा सा उसमें लाउडनेस भी होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका ये होता है ना गिटार का उसमें पिच क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया हम लोग। 3 में देख लेते हैं, 3 में क्या है। व्हाट इज वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। चलिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम बोले देखिए अगर जब भी आप वेवलेंथ के बारे में बता रहे हो तो एक बार डायग्राम बना दो, ठीक है, बना करके दिखला दो। फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर भी डायग्राम बना दो, इसका ऐसा यूनिट लिख दो, ठीक है। तो ये सब वगैरह आपको लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। आगे ये वाला पढ़ लेना है आपको, ये तो हो ही जाएगा। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 3 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, ठीक है, स्पीड से कैसे रिलेटेड है। तो बस खाली यही जो एक रिलेशन जो हम बार बार बता रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड के यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड वेव हो जाएगा, डिस्टेंस के यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ हो जाएगा, टाइम के जगह पर टाइम पीरियड, और इस तरीके से यही वाले फॉर्मूले को डिराइव करके लिख देंगे। तो ये वाला भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में आ सकता है ये सब, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी is to 220 hertz and the speed of a wave is sound wave is 440 meter per second in a given medium, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है, ठीक है, और स्पीड दे दिया है। तो बस खाली यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली यूज। देखिए वेलोसिटी आपको दे दिया है, स्पीड मतलब वही है 440 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 220 हर्ट्ज। यहाँ पर से वेवलेंथ आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला पे लगाओगे तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अ पर्सन इज लिसनिंग टू द टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, ठीक है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ऑफ द साउंड। अब यहाँ पर देखिए एक पर्सन जो है वो लिसनिंग सुनता है टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है 500 हर्ट्ज है, ठीक है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स। देखिए आप सोर्स से जहाँ पर से आवाज़ निकल रहा है उससे वो इंसान जो है वो 450 मीटर, अगर मान लेते हैं कि साउंड यहाँ पर से बन रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर साउंड वेव जो है वो अगर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो आपको इंसान जो है वो इससे कितना दूरी है, 450 मीटर है, कितना है, 450 मीटर के डिस्टेंस पर है सोर्स से, ठीक है। अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा, फ्रीक्वेंसी हमारा दे दिया है 500 हर्ट्ज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन है उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कितना दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 500 हर्ट्ज, ठीक है, और डिस्टेंस भी दे दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स से कितना दूरी पर है, 450 मीटर है फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ साउंड, ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो सोर्स से जो है वो क्या होगा कि टाइम इंटरवल कितना होगा, ठीक है। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है कि एक पर्सन है इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज का आवाज़ सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, 450 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ साउंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, सोर्स से सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब कि उसका टाइम पीरियड क्या है, यही हमको बताना है, ठीक है। तो बस खाली इसका इजी है। इसमें अब हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड,
नहीं, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव, हाँ टाइम इंटरवल बोल रहा है बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब कि देखिए एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करने में इसका टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या बोल रहा है आपको, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा है एक सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, या कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकता है, लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को करने में इसको कितना टाइम लगा है, तो वही पूछ रहा है, मतलब कि टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, और जो है वो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स भी दे दिया है, आपको पूछ रहा है टाइम क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है। हमको दे दिए क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 500 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से कितना डिस्टेंस हो गया, 450 मीटर हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। डायरेक्टली टाइम इंटरवल पूछ लिया, ठीक है। सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का टाइम इंटरवल पूछा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, क्या कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पर, देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स दे दिया है। तो अच्छा चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ अ सोर्स का तो कोई यूज़ भी नहीं है, आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यही होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको दे दिया है 500 हर्ट्ज, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऊपर चल जाएगा क्योंकि यही निकालना है, और 1/500 कहाँ गया, नीचे आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 को अगर 500 के साथ डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगाओगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0 हो गया। एक और 0 लगाओगे तो एक और 0 हो जाएगा, एक और 0 लगाओगे तो एक और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब कि 0.002 हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.002 सेकंड हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि आपको यहाँ पर ये जो वेव डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स दिया है, ये बस सिर्फ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, इसका कोई भी यूज़ ही नहीं था। मतलब ये लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में सोचेंगे कि टाइम पीरियड है, कौन सा फॉर्मूला या कौन से नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, और डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर लिए। देख रहे हो कंफ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन जो है वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, और साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है, एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर कैलकुलेट्स इस स्पीड, ठीक है। अब आपको देखिए साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है, और उसका वेवलेंथ भी दे दिया है, कैलकुलेट इस स्पीड, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, वेवलेंथ दे दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 किलो हर्ट्स है, तो 1 किलो में 1000 हर्ट्स, 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 हर्ट्स, ठीक है। तो 2000 हर्ट्स का हो गया। अच्छा, वेवलेंथ भी दे दिया है, वेवलेंथ भी दे दिया, हमको स्पीड पूछा, तो स्पीड इस वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, यूनिट लिखना नहीं बोलना है। देखिए अ पर्सन हियर द साउंड ऑफ अ थंडर क्लैप, ठीक है, 4 सेकंड आफ्टर द सीइंग द लाइटनिंग, ठीक है। मतलब कि लाइटनिंग के 4 सेकंड बाद वो आवाज़ सुना है, ठीक है। कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, मतलब कि साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकंड लगा है, ठीक है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। अब देखिए एयर में स्पीड ऑफ साउंड बोल दिया कि 340 मीटर पर सेकंड है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। देखिए सेम क्वेश्चन है ये, और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा है साउंड को टाइम, 4 सेकंड टाइम लगा है, मतलब कि लाइटनिंग होने के बाद आवाज़ कितने देर के बाद सुनाई दिया है, 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितना है, 340 मीटर पर सेकंड बोला है, ठीक है। मतलब कि 340 मीटर पर सेकंड लेना है। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी दे दिया है कि साउंड को आने में कितना टाइम लगा है, और आपको क्या दे दिया है, स्पीड भी दे दिया है, ठीक है, 340। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड हो गया 340, यहाँ पर 344 नहीं लिखेंगे, 340 लिखेंगे, और इंटू टाइम जो है वो 4 सेकंड, तो 4 सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो 340 इंटू 4 लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा आपको, ये वाला भी हो जाएगा, कोई ईजी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अच्छा, इन द गिवन फिगर इट इज़ गिवन दैट द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग में जो है वो कितना फ्रीक्वेंसी का ये हो रहा है, 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो
फाइंड द इट्स एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी एंड नेचर ऑफ द वेव निकालना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सबसे पहले क्या दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, इन द गिवन फिगर इट इज़ गिवन दैट द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दिया 100 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड द नेचर ऑफ द वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमको यहाँ पर क्या है, फिगर में दे दिया, फिगर में क्या दिया है, ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये फिगर में दे दिया, फिगर भी है इसके साथ, क्वेश्चन में है ये वाला फिगर, बस यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब फिगर देख करके आप क्या एम्पलीट्यूड नहीं बता सकते, 5 सेंटीमीटर है, बस इसको क्या चीज़ में चेंज कर देना, मीटर में करना है, 100 से डिवाइड कर देना, तो 0.05 मीटर हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये डिस्टेंस दे दी है 2 मीटर, तो यही तो वेवलेंथ ही है ना, मतलब कि देखिए एक कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखिए तो देखिए हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक भी एक वेव हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक वेव हो सकता है, तो ये भी तो एक साइकिल हुआ ना। देखिए इसका कंप्रेशन, ठीक है, और इसका कंप्रेशन मिला करके क्या हो जाएगा, पूरा एक कंप्रेशन हो जाएगा कि नहीं, कंप्रेशन। ठीक है, और एक रेयरफैक्शन तो है ही, तो एक कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को मिला करके क्या बनता है, एक वेव, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेव का डिस्टेंस है, यही क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, तो वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी करके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बस निकल गया, बन गया सारा क्वेश्चन। एक बार इन सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। थैंक यू।